मैदान का निर्माण। युद्ध के मैदानों के बारे में सुन त्सू कहते हैं कि मैदान कई प्रकार के होते हैं, जैसे आसानी से कब्जे में लिए जाने वाले, दुश्मन को गिराने के काम आने वाले संकरे मैदान, ढलान वाले और विस्तार किए जा सकने वाले मैदान। ऐसे मैदान जहां आप जा सकते हैं लेकिन आपका दुश्मन नहीं, वो आसानी से प्राप्त किए जाने वाले मैदान कहे जाते हैं। ऐसे मैदान जिनमें आप जा तो सकते हैं लेकिन वहां से निकलना मुश्किल होता है, ऐसे मैदानों को घेराबंदी करने वाले मैदान कहा जाता है। इन मैदानों को हमेशा अपने दुश्मन को गिराने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सुन त्सू के इन अलग अलग प्रकार के मैदानों को समझने के लिए हमें हर एक प्रकार के मैदान के फायदे और नुकसान के बारे में पता लगाना है। आपको ये भी जानना है कि सबसे खराब मैदान पर भी आपको कोई ना कोई ऐसा फायदा होगा जिसे आप अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही ये भी समझने की बात है कि आपको हर मैदान में उसके खतरे की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आपका दुश्मन उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। एक संकरे मैदान को पहले आपके द्वारा कब्जे में लिया जाना चाहिए और उसके बाद आपको वहां रुककर अपने दुश्मन का इंतजार करना चाहिए। यदि आपसे पहले आपका दुश्मन उस मैदान को कब्जे में ले लेता है तो आपको उस जगह पर नहीं जाना चाहिए और उसका पीछा नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई ढलान वाले मैदान को कब्जे में लेते हैं तो हमेशा अपनी स्थिति को ऊंचाई वाली रखें और नीचे से दुश्मन के आने का इंतजार करें। इसी तरह विस्तार किए जा सकने वाले मैदानों में भी सीमाएं बराबर होती हैं। ऐसी जगहों पर युद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। अब बारी आती है युद्ध भूमि की उन 6 परिस्थितियों की जो कहीं ना कहीं हर युद्ध का हिस्सा होती हैं। जब 2 शासकों की सेना बराबर हो लेकिन एक सेना का एक सैनिक दुश्मन सेना के 10 सैनिकों पर हमला कर रहा हो तो इसे प्लेन कराने वाली हालात कहा जाता है। जब सेना मजबूत हो लेकिन उसके अधिकारी कमजोर हों तो इसे घुटने टेक देने वाली स्थिति कहा जाता है। जब अधिकारी बेहद मजबूत हों लेकिन सेना कमजोर हो तो इसे विनाश कर देने वाली स्थिति कहा जाता है। जब सेना भी कमजोर हो और उसके अधिकारी भी कमजोर हों तब ये सेना पूरी सेना को पूरी तरह से नाकाम बनाते हैं। जब सेना नायक कमजोर और अनुशासनहीन होता है या उसके आदेश उसकी सेना समझ नहीं पाती है तो ये सेना में युद्ध के दौरान घबराहट की स्थिति पैदा करता है। जब एक सेना नायक अपने दुश्मन के बारे में सही जानकारी नहीं निकाल पाता और एक बड़ी सेना के मुकाबले में अपने बहुत कम सैनिक उतारता है तो ये युद्ध में हार की स्थिति कहलाती है। एक युद्ध में सुन त्सू सेना के ज्यादा ताकतवर होने पर जोर देते हैं, न कि उनके बराबर ताकतवर होने पर। बराबर ताकतवर होने का अर्थ है कि वो युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है, जिसका नतीजा दोनों युद्ध करने वालों को अपने संसाधनों के बड़े भाग को खोने के साथ खत्म होगा। हमारे सामान्य जीवन में भी समानता का अर्थ संतुलन होता है, मगर कई बार ये समानता हमारे लिए समस्या बनकर उभर आती है। दरअसल असमानता आपको किसी निर्णय को लेने के लिए जल्दी प्रभावित करती है। जैसा कि हमने पहले ही उदाहरण दिया था कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपने काम के चलते अपने परिवार के लोगों को ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। अब यदि उस व्यक्ति को अपना परिवार, अपना काम दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण लग रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उसके लिए इन दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर उस आदमी ने अपने आप से ये साफ साफ कह रखा है कि उसके लिए उसका परिवार किसी भी काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो जरूर ऐसा प्रयास करेगा जिससे वो अपने परिवार को ज्यादा समय दे पाए। यहाँ हमने ये देखा कि बराबरी होने पर व्यक्ति को निर्णय लेने में कभी कभी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। 9 मैदान। सुन त्सू के अनुसार 9 तरीके के युद्ध मैदान होते हैं। इन्हें फैले हुए मैदान, किनारे के मैदान, लंबे मैदान, खुले मैदान, जुड़े हुए मैदान, नाजुक मैदान, मुश्किल मैदान, घिरे हुए मैदान और मौत के मैदान के नाम से जाना जाता है। जिस मैदान पर शासक अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर युद्ध करते हैं उसे फैला हुआ मैदान कहते हैं। जिस मैदान पर शासक एक दूसरे के क्षेत्र में घुसकर युद्ध करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाते उसे किनारे के मैदान कहा जाता है। ऐसा मैदान जिस पर कब्जा करके आपको फायदा होता है इसे लंबे मैदान कहा जाता है। ऐसे मैदान जहां कभी भी कोई भी आ जा सकता है उसे खुला मैदान कहा जाता है। ऐसे मैदान जिसे आसानी से घेरा जा सकता है उसे घिरा हुआ मैदान कहा जाता है। जब कोई शासक दुश्मन की भूमि में बहुत अंदर घुस आता है और उसके पीछे दुश्मन के कई सारे गांव और शहर भी होते हैं तो ये स्थिति उस शासक के लिए नाजुक मैदान कहलाती है। युद्ध भूमि में एक मैदान ऐसा भी है जहां जो व्यक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता है वही विजेता कहलाता है और जो अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं लड़ता वो हारता है। ऐसे मैदान को मौत का मैदान कहा जाता है। इन सभी मैदानों की कोई ना कोई विशेषताएं हैं। सुन त्सू का मकसद ये नहीं है कि हमें इन सभी मैदानों के प्रकार दिमाग में याद हों, बल्कि वो ये चाहते हैं
कि हम हर समस्या के पैटर्न को समझ सकें। कल को यदि हमें कोई ऐसा मैदान देखने को मिले जहां पर किन्हीं दो प्रकार के मैदानों की मिली-जुली समस्याएं देखने को मिले, तो उस वक्त आप अपने आप से एक नई और बेहतरीन रणनीति निकाल सकें और अपनी सेना को विजय दिला सकें। ये 9 मैदान केवल उदाहरण के लिए हैं, जो हमें ये बताते हैं कि जब हम किसी मैदान को देखते हैं तो आखिर उसकी कौन सी चीज युद्ध में हमें प्रभावित करती है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि सुन त्सू आगे कहते हैं कि एक फैले हुए मैदान पर कभी भी जंग नहीं करनी चाहिए, एक किनारे वाले मैदान पर कभी भी रुकना नहीं चाहिए। इसी तरह एक फैले हुए मैदान पर हमला नहीं करना चाहिए, एक खुले हुए मैदान पर कभी भी अकेले अकेले नहीं होना चाहिए, घिरे हुए मैदान पर अपने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलना चाहिए, नाजुक मैदान पर रुकना चाहिए, मुश्किल मैदान पर दबाव बनाना चाहिए और मौत के मैदान पर अपनी पूरी ताकत के साथ जंग लड़नी चाहिए। पुराने समय के अनुभवी योद्धा युद्ध के साथ जंग लड़नी चाहिए। पुराने समय के अनुभवी योद्धा युद्ध की शुरुआत अपने दुश्मन की एकता को तोड़ने के साथ करते थे। उनके अधिकारियों के बीच फूट डलवाने से लेकर उनकी सेना का आत्मविश्वास गिराना उनका पहला काम होता था। वो अपने दुश्मन को इस तरह से अलग कर देते थे कि उनका वापस जोड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता था, और अगर किसी कारणवश दुश्मन वापस जुड़ भी जाते थे तो वो संगठित नहीं हो पाते थे। युद्ध के नियमों के बारे में सुन त्सू कहते हैं कि युद्ध में आगे तब बढ़ना चाहिए जब उससे आपको लाभ हो, और तब रुकना चाहिए जब आपको आगे बढ़ने से कोई लाभ न हो रहा हो। सुन त्सू कहते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि यदि दुश्मन संख्या में बहुत ज्यादा हो और वो आगे बढ़ रहा हो तो इसकी जवाबी कार्रवाई क्या होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको दुश्मन की उस चीज का ध्यान रखना है जो उसके लिए बहुत कीमती है। अगर एक बार आप दुश्मन की उस चीज को अपने कब्जे में ले लेंगे तो उसके बाद आपका दुश्मन आपके अनुसार ही काम करेगा। यहाँ सुन त्सू वास्तव में हमें परेशानियों को झेलना सिखा रहे हैं, जिससे यदि कोई विपरीत परिस्थिति भी आती है तो हम उसमें अपने आप को शांत रखकर उसका समाधान ढूंढ सकें। सुन त्सू आगे कहते हैं कि समय के साथ आप अपनी सेना की एकता को बढ़ाते हुए अपने दुश्मन की एकता को कम भी कर सकते हैं। आपको अपनी सेना को मजबूत रखते हुए दुश्मन की सेना को नुकसान पहुंचाना है, यही आपका मुख्य उद्देश्य है। जब आप अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं कि आपका दुश्मन खुद ही ऐसी गलती कर बैठे जिससे आपको फायदा हो, और साथ ही वो तब युद्ध को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाए, इसके लिए वो आपकी सभी शर्त मानने के लिए भी तैयार हो जाएगा। आगे सुन त्सू कहते हैं कि युद्ध में सबसे निर्णायक चीज रफ्तार होती है। दुश्मन की सेना की कम तैयारी का फायदा उठाने के लिए ऐसे नए रास्ते अपनाएं जिनके लिए आपका दुश्मन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सामान्य तौर पर किसी सेना पर हमला करने का यह तरीका है कि आप अपने मैदान में अपनी पूरी टुकड़ियों के साथ एकजुट होकर बहुत अंदर तक घुस जाना है। इस स्थिति में सामने वाली सेना उस हमले को रोक नहीं पाएगी। यहाँ रफ्तार का अर्थ केवल तेजी से चलना नहीं है, बल्कि ये है कि आप अपनी आने वाली समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी ढूंढते हैं। आपको इस तरह के नए वातावरण में ढलने के लिए अपने दुश्मन से कम समय लेना है, यानी जैसे ही आपके सामने कोई नई मुसीबत आए तो आप जल्दी से उसका समाधान निकाल लें। यदि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप अपने दुश्मन से हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। जितनी हो सके उतनी उपजाऊ जमीन अपने कब्जे में लेते हुए अपनी सेना को आगे बढ़ाएं। इससे आपके पास आगे चलकर राशन की भी कमी नहीं होगी। सेना नायक की यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी और अपनी सेना के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे, उन सबको संगठित रखे और उनमें आत्मविश्वास बनाए रखे। जब अपनी सेना को लेकर कोई सेनापति आगे बढ़ रहा हो तो उसकी सेना एक निश्चित पैटर्न में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सेना नायक को अपनी सेना को हमेशा मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों के लिए भी तैयार करना चाहिए। मुश्किल परिस्थितियों में उनके पास केवल 2 ही विकल्प होने चाहिए, एक जंग को जीतना या दूसरा जंग में मारे जाना। सुन त्सू का मानना है कि किसी काम को न करने के लिए भी उतना ही अनुशासन चाहिए होता है जितना कि किसी काम को करने के लिए चाहिए होता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि अपनी सीमाओं में किस तरह से रहना है और कैसे गलत समय पर की गई कोई चीज आपको हमेशा नुकसान देती है, तो इससे बेहतर है कि आप उसे यूं ही छोड़ दें। जब आप ये जान जाते हैं कि किस चीज की आपके दुश्मन को सबसे ज्यादा फिक्र है, तो आप उसके आगे के कामों को बहुत अच्छी तरह परख सकते हैं और उसी के अनुसार अपने अगले कदम का विचार भी कर सकते हैं। उस परिस्थिति में वो सेना अपनी पूरी ताकत से प्रदर्शन दिखाएगी। ऐसे हालातों में उन सैनिकों को किसी भी बात का डर नहीं होगा। अगर दुश्मन के मैदान में बहुत अंदर तक घुसने के बाद भी वो संगठित है, तो बिल्कुल अंदर जाने के बाद तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। उन्हें लड़ना ही होगा, भले ही वो अनुशासित न हो, लेकिन
वो इतने बेवकूफ भी नहीं हैं। वो उस स्थिति में अपने शासक के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान के लिए लड़ेंगे। इस तरह की सेना को तैयार करने के लिए ये जरूरी है कि उनका सेनानायक बहुत ही शांत, दूरदर्शी, आत्मविश्वासी और अनुशासित हो। यदि वो अपनी योजना में किसी भी प्रकार का बदलाव करे तो उसके बारे में अपने सैनिकों को बताए और उनसे राय ले। एक सेनानायक युद्ध के भीतर प्रवेश करने तक अपनी सेना को अपने काबू में रखता है और युद्ध में प्रवेश करने के बाद उन्हें करो या मरो की परिस्थिति में छोड़कर उन्हें अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने देता है। वो उनकी उस परिस्थिति से बच निकलने की सभी संभावनाओं को ऐसे खत्म कर देता है जैसे किसी टापू पर पहुंचने के बाद नाव को आग लगा देना। अब बारी आती है ये जानने की कि आखिर कैसे कोई सेना अपने दुश्मन के क्षेत्र में घुस सकती है। दुश्मन के इलाकों में बहुत अंदर तक घुस चुकी सेना को तब संगठित होना चाहिए जब वो दुश्मन के मैदान में ज्यादा अंदर तक नहीं घुसी हो। जब वो सेना दुश्मन के इलाके के बिल्कुल बीच में होती है तो उस वक्त उन्हें अपने आप को ये बताना आना चाहिए कि जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा तब उन्हें अंतिम सांस तक लड़ना है, और जब वो खतरे में होंगे तो वो हर आदेश को मानने वाले होने चाहिए। आग के हमले। सुन त्सू के अनुसार एक युद्ध में 5 प्रकार के आग के हमले हो सकते हैं। पहला आग का हमला जलते हुए सैनिक, दूसरा जलते हुए राज्य, तीसरा जलते हुए उपकरण, चौथा जलते हुए भंडार घर और पांचवां जलते हुए हथियार। आग से जुड़े हमलों की तैयारी पहले से ही पूरी तरह से कर लेनी चाहिए। इन हमलों के लिए विशेष प्रकार के मौसम उचित होते हैं। यहाँ जलते हुए सैनिकों का यह मतलब नहीं है कि आपको किसी सैनिक को जलाना है, बल्कि इसका यह मतलब है कि आपको इमारतों में आग लगानी है जिसमें वो सैनिक रह रहे हैं। इससे वो वहां से बाहर निकलकर भाग जाएंगे और आपको युद्ध में इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जब आपके दुश्मन का बहुत बड़ा संसाधनों का स्रोत जल जाता है तो उससे उबर पाना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। आग ऐसी चीज होती है जो भले ही ज्यादा नुकसान न करे, लेकिन लोगों के मन में एक डर जरूर पैदा करती है। जब सैनिक अपने कैंप में बहुत बड़े स्तर पर आग लगी हुई देखते हैं तो उनके मन में भय का माहौल पैदा होता है। वो ये समझने लगते हैं कि उनका दुश्मन कभी भी उनकी जान ले सकता है। जब सैनिकों के मन में एक बार ये डर पैदा हो जाता है तो उसके बाद किसी भी हालत में वो अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध नहीं लड़ सकते। वो हर वक्त अपनी मौत के डर से पीछे हटने की कोशिश करते रहते हैं। आग से जुड़े हमलों के दौरान 5 प्रकार के बदलावों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सबसे पहला ये है कि अगर आपने दुश्मन के कैंप के भीतर आग लगाई है तो आपको तुरंत उसी वक्त उसके कैंप के बाहर भी आग लगानी है। दूसरा, यदि आग लगाने के बाद भी आपका दुश्मन शांत है तो आपको इंतजार करना चाहिए और उस वक्त उस पर हमला नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप उसके कैंप के बाहर भी आग लगा सकते हैं, यदि इससे आपका कार्य पूरा हो सके तो। यदि आग की लपटें ऊपर की ओर आ रही हैं तो हमला नीचे की ओर से न करें, क्योंकि इससे उस आग का आपके दुश्मन पर कोई असर नहीं होगा। यदि कभी पूरे दिन हवा चलती रहती है तो इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि रात में हवाएं रुक जाएंगी। जो लोग आग के इन हमलों में सहायता करते हैं उनका बुद्धिमान होना बहुत आवश्यक है। इसी तरह जो लोग आग के हमलों के दौरान पानी का इस्तेमाल करते हैं उनका ताकतवर होना बहुत आवश्यक है। पानी का इस्तेमाल आपके दुश्मन द्वारा आग को बुझाने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई सेनानायक जंग में जीत हासिल कर लेता है तो इन हमलों में भी सफल हो जाता है, लेकिन वो इन हमलों से मिले फायदों को पहचान नहीं पाता तो ये पूरे युद्ध की बर्बादी है। इसलिए सुन त्सू कहते हैं कि एक बुद्धिमान जनरल एक योजना के बारे में सोचता है, जबकि एक बेहतरीन जनरल उसे लागू करता है। आग के हमले करने के लिए आसपास की परिस्थितियां काफी मददगार होनी चाहिए। सुन त्सू इन्हीं परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपका दुश्मन इस तरह के हमलों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपको अपने दुश्मन की मनोवैज्ञानिक स्थिति पता करनी है कि क्या वो इस तरह के हमले के बाद गुस्से में बिना सोचे समझे कोई कदम उठाएगा या नहीं। उपकरणों की पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। इससे सुन त्सू का ये मतलब है कि अपने हमले की पहले से पूरी तैयारी रखना। आप इस तरह के हमलों में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार के हमलों में आप गलती करते हैं तो आपको दुश्मन के बहुत बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है। जहां लाभ न हो वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां आपको कुछ भी न मिलता हो वहां सेना का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति से किसी भी तरह का खतरा न हो उससे कोई युद्ध नहीं करना चाहिए। जहां लाभ दिखे उसी ओर चलना चाहिए। यही तरीके हैं एक राष्ट्र और उसकी सेना को सुरक्षित रखने के। सुन त्सू की इन तकनीकों को आप अपने जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दुश्मन को सबसे अधिक परेशान करने का जरिया उसके घमंड को चूर करना होता है। जब आप किसी के घमंड पर हमला करते हैं तो वो व्यक्ति अपना वास्तविक लक्ष्य भूलकर अपने घमंड को फिर से बनाने में जुट जाता है।
और आप चुपचाप शांतिपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। वास्तव में यह अपने आप को दुश्मन से बचाने का सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि इस तरीके में आप अपने दुश्मन को कोई भी शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाते। आप तो बस उसके उस गुस्से को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो वो आप पर इस्तेमाल करने वाला था। जासूसों का इस्तेमाल। सुन त्सू के अनुसार एक साथ करीब 1 लाख सैनिकों की सेना खड़ी करने के लिए एक राष्ट्र के हर दिन करीब 1000 सोने की मुद्राओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस प्रकार जो पैसा एक राष्ट्र के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, उसे सेना पर इस्तेमाल किया जाता है। दो सेनाएं कई सालों तक एक दूसरे के सामने मोर्चा लगाए खड़ी रहती हैं ताकि वो किसी दिन एक दूसरे पर जीत हासिल कर सकें। आज की ही तरह पहले के समय में भी युद्ध बहुत महंगे होते थे। अगर एक शासक इस तरह की चीजों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता था और वो युद्ध में कूद जाता था, तो इसका अंजाम उसकी पूरी जनता को भुगतना पड़ता। इससे वो राष्ट्र कई दशकों के लिए भुखमरी और गरीबी की चपेट में आ जाता था। युद्ध के दौरान एक सैनिक लड़ने जाता है तो करीब 7 परिवार ऐसे होते हैं जो उससे सीधे जुड़े होते हैं और उससे बहुत प्रभावित होते हैं। इसलिए युद्ध का नुकसान केवल आर्थिक ही नहीं होता, बल्कि एक पूरा देश एक युद्ध के दौरान तनाव में होता है। युद्ध केवल सीमाओं में ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि एक देश का हर एक आम इंसान युद्ध का भुगतान करता है। कुछ लोग अपने परिवारजनों को खोने के साथ, तो कुछ लोग अपनी आमदनी के सभी साधन गंवाकर युद्ध की इस कीमत का भुगतान करते हैं। इसलिए एक शासक को अपनी जनता की इस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जिससे यदि वो अपने घमंड के चलते युद्ध शुरू करने जा रहा है तो उसे ये सोचना चाहिए कि उसके पूरे राष्ट्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा इतना बड़ा खर्च बचाया जा सकता है और जो सफलता का भी आश्वासन दे सकती हैं। तो वो चीज है जासूसी। जासूसी किसी भूत या आत्माओं के जरिए नहीं की जाती और न ही इसे पहले हो चुकी घटनाओं से सीखा जा सकता है। ये उन लोगों से करवाई जाती हैं जिन्हें दुश्मन के बारे में बहुत ही खुफिया जानकारियां होती हैं। एक शासक 5 प्रकार के जासूसों का इस्तेमाल कर सकता है। इनमें सबसे पहले आते हैं स्थानीय जासूस। इसके लिए दुश्मन के ही आम लोगों को रखा जाता है। इसके बाद आते हैं आंतरिक जासूस। इनके लिए दुश्मन के बड़े अधिकारियों को इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे होते हैं डबल जासूस। इसके लिए दुश्मन के जासूसों को जासूस की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं मृत जासूस। इन्हें एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो दुश्मन के बीच में गलत जानकारी फैलाते हैं। फिर आते हैं जीवित जासूस। ये ऐसे एजेंट होते हैं जो अपने शासक को हर चीज की एक रिपोर्ट लाकर देते हैं। केवल बहुत बुद्धिमान और हिम्मत वाले राजा ही जासूस रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर काम होता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां जासूसों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यदि किसी जासूस के काम के बारे में पहले से ही लोगों को पता चल जाता है, तो उस जासूस और वो लोग जिनको उसके बारे में पता चल गया है, उन सबको मार देना चाहिए। सुन त्सू साफ साफ कहते हैं कि युद्ध की भविष्यवाणी कोई विशेष शक्ति नहीं करता, बल्कि आप खुद ही ऐसे लोगों की एक टीम बनाते हैं जो आपको जीत के हर पहलू की जानकारी देता है। इसके साथ ही आपका दुश्मन किस वक्त कौन सा कदम उठा रहा है, वो आपको इस बात की जानकारी भी देते हैं। कब कौन सा अनुमान सही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सबूतों के साथ लिए गए निर्णय ज्यादा सटीक होते हैं और वही आपकी जीत के लिए भी ज्यादा प्रभावी होंगे। आप में से कुछ लोग जासूसों के इस्तेमाल को लेकर थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि जासूसी एक प्रकार की धोखाधड़ी है, क्योंकि कई बार जासूस अपने ही देश के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। जिस प्रकार आप अपने दुश्मन के जासूसों को पैसे देकर उनसे जानकारी लेते हैं, वैसे ही दुश्मन के जासूस भी आपके जासूसों को पैसे देकर उनसे जानकारी निकलवा सकते हैं। ये एक दोधारी तलवार की तरह है। जो व्यक्ति इसे चलाने में ज्यादा योग्य होगा, वही इसका पूरा फायदा उठा पाएगा। इसके अलावा अगर वास्तव में देखा जाए तो आजकल जासूसी भी युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। यहाँ तक कि कई बार ये जासूस एक बड़े युद्ध को टालने में भी कामयाब हुए हैं। जैसे शीत युद्ध के दौरान रूसी और अमेरिकी दोनों सेनाओं ने अपने अपने जासूस एक दूसरे के देश में छोड़ रखे थे, मगर अंत में दोनों ही देश ये समझ चुके थे कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इसलिए वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते जिनकी भनक उनके दुश्मन को न लगे। इसी कारण हम ऐसा कह सकते हैं कि आज किसी भी युद्ध को बिना जासूसी कार्रवाई के सोचना बिल्कुल भी संभव नहीं है। दुश्मन के जासूसों को पैसे देकर अपनी ओर कर लेना चाहिए। इस तरह आप डबल जासूस इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके जरिए आप स्थानीय और आंतरिक जासूस भी हासिल कर पाएंगे और उनके जरिए मृत जासूस दुश्मन के खेमे में गलत जानकारी फैला पाएंगे। इसी तरह उनको जो ज्ञात होगा उसे जीवित जासूस आप तक लेकर आएंगे। एक शासक को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसका ये पूरा खेल
एक डबल जासूस पर निर्भर करता है, इसलिए उसे अपने उस जासूस को बहुत ही सम्मान के साथ रखना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि एक बुद्धिमान शासक वही होता है जो अपने खेमे में एक बुद्धिमान जासूस को रखता है। यही जासूस उस शासक की सेना को आगे बढ़ने के संकेत देता है। कंक्लूजन। अंत में हम यही कहेंगे कि वैसे तो युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि ये खुद एक समस्या है। तो ये भला किसी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? सुन त्सू ने भी अपनी किताब में युद्ध को अंतिम समाधान नहीं माना है, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना है कि यदि आपका दुश्मन आप पर युद्ध थोप देता है तो आपका उस युद्ध को ठुकराना एक बेहतर विकल्प नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब से मानव सभ्यता ने एक समाज के रूप में रहना शुरू किया है, तब से युद्ध हमारे समाज का एक हिस्सा रहे हैं। ये हमेशा से हमें प्रभावित भी करते आए हैं। तो हमारी ये उम्मीद करना कि अचानक से सभी लोग युद्ध करना छोड़ दें, तो ये एक मजाकिया बात होगी, क्योंकि ये बात संभव नहीं है। मगर सुन त्सू की ये किताब आर्ट ऑफ वॉर न केवल हमें ये सिखाती है कि युद्ध कैसे किया जाए, बल्कि ये भी सिखाती है कि किस प्रकार हम युद्ध को टाल सकते हैं। सुन त्सू ने हमेशा से ही उस सेनानायक को बेहतर बताया है जो बिना युद्ध के ही हर समस्या का समाधान कर देता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सुन त्सू भी सबसे पहले बातचीत के रास्ते का ही समर्थन करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ रही है, युद्ध का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले जहां दो कबीलों में युद्ध हुआ करता था जिसमें 10 से 20 लोग मारे जाते थे, वहीं आज ये कई देशों के बीच के युद्ध में बदल चुका है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मारे जाते हैं। आज भी कोई ना कोई देश किसी दूसरे देश के साथ दुश्मनी लेकर बैठा है। हर दूसरा देश इस मौके की फिराक में है कि वो कैसे अपने दुश्मन को बर्बाद कर सके। ऐसे में ये किताब उन सभी देशों के लिए बहुत जरूरी है जो युद्ध की कगार पर खड़े हैं। पहले लोग अक्सर ये मानते थे कि युद्ध केवल सेनाओं की संख्या का खेल है और युद्ध में जो सेना ताकतवर होती है हमेशा वही जीतती है। मगर सुन त्सू की ये किताब आर्ट ऑफ वॉर सुनने के बाद हमें यह समझ आता है कि युद्ध वास्तव में एक कला है और बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इस कला के पक्के कलाकार हैं। उदाहरण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका दोनों को अपनी अपनी विचारधाराओं को रखने का मौका मिल चुका था। उस दौरान वियतनाम में अमेरिका की सेना अपनी विचारधारा के लोगों को सत्ता में लाना चाहते थे, लेकिन वियतनाम के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अमेरिका के इस कदम के खिलाफ थे। उन्होंने अमेरिकी सेना के खिलाफ जंग छेड़ दी। 20 साल तक चली इस जंग में हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए। पूरी दुनिया को ये उम्मीद थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अपने काम में जरूर सफल हो जाएगा, लेकिन नतीजा इसका बिल्कुल उल्टा निकला। अपने इतने सैनिकों की जान गंवाने के बाद और अत्याधुनिक हथियार होने के बावजूद अमेरिका वो जंग हार गया और पराजित होकर उसे वियतनाम से लौटना पड़ा। अमेरिका और वियतनाम की जंग हमें यह समझाती है कि युद्ध केवल हथियारों का या सैनिकों की संख्या का खेल नहीं है। सुन त्सू ने यह बात आज से हजारों साल पहले ही बता दी थी। भले ही युद्ध के प्रकार कितने ही क्यों न बदल जाएं, लेकिन सुन त्सू द्वारा बताए गए युद्ध के नियम हमेशा लागू होंगे। आज जंग करने की तकनीक पूरी तरह से बदल गई है। आज परमाणु बम इतनी क्षमता रखते हैं कि एक ही झटके में किसी भी देश का विनाश कर दें, लेकिन फिर भी युद्ध के नियम आज भी वही हैं। युद्ध में आज भी जीत उसी की होती है जो युद्ध से जुड़ी सभी जानकारियों को ध्यान में रखता है और उसका सही समय पर इस्तेमाल करता है। आर्ट ऑफ वॉर किताब में बताए गए नियम हमेशा काम आने वाले और हर तरह के युद्ध में काम आने वाले नियम हैं। ये नियम केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास अपनी एक ताकतवर सेना है, बल्कि ये उनके लिए भी हैं जिनके पास तुलनात्मक रूप से ताकतवर सेना नहीं है, मगर इसके बावजूद उनके पास किसी भी युद्ध को जीतने का भरपूर जज्बा है। सुन त्सू के अनुसार वास्तव में यही युद्ध की कला यानी आर्ट ऑफ वॉर है। ऐसी ही कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए जुड़े रहें कुकू एफएम से।